हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। ओके, तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। तो मानव को या फिर मनुष्य को एक संपदा के रूप में क्या समझते हैं आप, ये पूछा गया है। पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। मीन्स एक देश में जितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ काम कर सकते हैं और जो देश में उपलब्ध हैं, ऐसे लोगों को हम पीपल एज ए रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो है हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो मानव संपदा जो है वो क्यों और कैसे दूसरे रिसोर्सेस से अलग है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स, इनसे अलग कैसे है। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। मतलब बिना ह्यूमन कैपिटल के आप ना तो लैंड का यूज कर सकते हैं और ना ही बिल्डिंग्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी रॉ मटेरियल का यूज करने के लिए यूज कौन करेगा? ह्यूमन्स ही तो करेंगे। तो अगर ह्यूमन के पास स्किल्स नहीं होगा तो वो वेस्ट करेगा ढेर सारे रिसोर्सेज को, या फिर उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन रिसोर्स का स्किलफुल होना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द अदर रिसोर्सेज कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ऑन। मतलब कोई भी दूसरा रिसोर्स अपनी मर्जी से यूज में नहीं आ सकता, आपको उसे यूज करना होगा। दिस इज द रीजन वाई ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज। हर रिसोर्स, हर संपदा में सबसे सुपीरियर, सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? मनुष्य का है, ह्यूमन रिसोर्स का है। याद रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन इजी था। अब चढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या भूमिका है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि एक इंसान अगर स्किलफुल है तभी वो क्या कर सकता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए इंसान का स्किलफुल होना ज़रूरी है। और वो स्किलफुल कैसे होगा? एजुकेशन के बेस पर, राइट। उसे वैल्यूज़ पता चलेंगी एसेट्स की और रिसोर्सेज की। तो इसीलिए रिसोर्सेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक है कि एजुकेशन एनहांस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो जब एजुकेशन मिलता है किसी को तो वो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अच्छे से ग्रो कर सकता है। ठीक है, और उसी तरह से थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ डेवलप पर्सनालिटी। इंसान की पर्सनालिटी भी बदलता है। सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। मतलब एक जो अनपढ़ आदमी है वो ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, राइट, उसमें। लेकिन जब वो पढ़ लिख लेता है, अपने इतिहास को जानता है, अपने देश को समझता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तो वो ज़्यादा जिम्मेदार हो जाता है अपने देश के प्रति, अपने घर के प्रति। ठीक है ना। तो इस वजह से भी एजुकेशन जो है वो हमें ज़्यादा समझदार बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल को बनाने में, मानव संपदा को बनाने में हेल्थ का, स्वास्थ्य का क्या भूमिका है। Health plays an important role in human capital formation. A healthy person is more likely to realize his full potential and can become an asset for the company. सबसे अच्छी संपदा वही है जिसमें कोई खराबी ना हो। मान लीजिए कि एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, उसको ढेर सारी बीमारियां हैं, तो वो क्या कोई भी काम नहीं कर पाएगा।
ठीक है, वो रिसोर्सेज का यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, बट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो देश की इकोनॉमी को ग्रो नहीं करेगा बल्कि डाउन करेगा, क्योंकि वो सिर्फ यूज कर रहा है, वेस्ट कर रहा है चीज़ों को और कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी ये है कि इंसान हेल्दी रहे, खुश रहे, ताकि वो देश के लिए ज़्यादा अच्छे से कर पाए, ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगाकर ह्यूमन कैपिटल को और नेशनल इनकम को ग्रो करे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ। एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसका स्वास्थ्य कैसा भूमिका प्ले करता है, कैसा रोल निभाता है, ये बताइए। तो आंसर है कि द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड ऑल्सो गिव हिम द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जब एक इंसान हेल्दी होता है तो वो बीमारी से बचने की ताकत भी रखता है और साथ ही साथ वो अपनी पूरी ताकत से क्या करता है, देश के लिए और अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है। एन अनहेल्दी इंडिविजुअल इज़ अ लाइबिलिटी टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। एक बीमार आदमी सिर्फ एक लाइबिलिटी बनकर रह जाता है, एक जिम्मेदारी बनकर रह जाता है, उसको देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, उसकी वजह से वर्क प्लेस पे और भी लोग परेशान होते हैं। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज एफिशिएंसी। उसकी क्षमता को कम कर देता है। कोई भी इंसान अगर कमज़ोर है, उसको कोई तकलीफ़ है, तो वो पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर, जो कि है, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर। ये हम ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर में। प्लीज़ एक बार चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, मेनली फार्मिंग करते हैं, ठीक है। फार्मिंग के साथ साथ क्या कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, कोई नेचुरल चीज़ है, ठीक है, जैसे कि कोल माइनिंग होती है, पेट्रोलियम वगैरह माइनिंग की जाती है, पेट्रोलियम वगैरह को ड्रिल करके निकाला जाता है। और साथ ही साथ में जंगलों से, फॉरेस्ट्री से बहुत तरह के काम होते हैं, जैसे कि जंगलों की लकड़ियों का यूज होता है, वहाँ से हम ढेर सारे हर्ब्स वगैरह का यूज करके आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह क्रिएट करते हैं, राइट। साथ ही साथ जो फिशिंग है, जो नदियों में मछली मारा जाता है या फिर समुद्रों में मछली मारी जाती है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री जो है, जो मतलब बकरियों को पालना, भेड़ों को पालना, ऐसे काम जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है। और मुर्गी पालन, मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों को पालना, ठीक है, और उसके बाद माइनिंग, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर के से हेल्प लेकर कोई भी अगर सेक्टर चलता है तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से ही चलता है। कैसे? अब मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है चीनी, शुगर मिल है, ठीक है। तो शुगर मिल में शुगर कहाँ से आएगा? शुगर तो आएगा फार्मर के पास से ना, फार्मिंग से। तो फार्मिंग क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी, लेकिन शुगर मिल क्या है? एक सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि इसमें प्राइमरी एक्टिविटी के बाद ही सेकेंडरी एक्टिविटी पॉसिबल होती है, ठीक है। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर कंप्राइजेज एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, कार की मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। उसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों की शूज़ मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमें अगर कार बनानी है तो हमें सबसे पहले स्टील चाहिए, और वो स्टील कहाँ से निकलेगा? माइनिंग से निकलेगा। तो पहले प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्टर को अपने रिसोर्सेज देगा, ठीक है।
टर्शियरी सेक्टर क्या करता है कि टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि शुगर की मिल है, तो शुगर की मिल में हमें क्या क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर चाहिए वहाँ काम करने के लिए। एक मान लीजिए मैनेजर चाहिए जो सबको सैलरी वगैरह टाइम पे दे, सबसे काम करवाए सही से। एक अकाउंटेंट चाहिए जो सही से अपने सारे बही खाता सब संभाले, सारे खर्चों का हिसाब रखे, कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया, तो इन सब चीज़ों का हिसाब रखने के लिए अकाउंटेंट चाहिए। तो जो अकाउंटेंट अपनी सर्विस दे रहा है, जो मैनेजर अपनी सर्विस दे रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डॉक्टर है, वो आपको हेल्थ प्रोवाइड, अच्छी हेल्थ के लिए सजेस्ट करता है, कंसल्ट करता है। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कोई कार ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट वाला है जो आपको गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह आपका सामान लेकर जाता है। ठीक उसी तरह से बैंक वाला है जो बैंक में आपके पैसे सुरक्षित रखता है। टीचर है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं जो आपको किसी परेशानी से बचाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि टर्शियरी सेक्टर क्या करता है कि लोगों की अलग बाकी की जो सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसा कमा कर देती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमें पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम समझिए कि मान लीजिए किसी को गिटार बजाना पसंद है, ठीक है, गिटार बजाना पसंद है, बट वो क्या करता है कि गिटार को अपने घर पे सिर्फ घर पे बजा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानता है बजाना, बट वो सिर्फ अपने घर पे अपनी खुशी के लिए बजा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो एक टीचर बनकर 10 बच्चों को सिखाना शुरू करता है, या फिर स्टेज पर गाना शुरू करता है जिसके लिए लोग टिकट खरीदते हैं, उसका शो देखने जाते हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। क्योंकि जब शो के टिकट बिक्री होंगे, जब लोग शो देखने जाएंगे, तो उससे नेशनल इनकम को फ़र्क पड़ेगा, उस आदमी की इनकम बढ़ेगी, उसको पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी, ठीक है। एक्टिविटीज़ दैट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, कुछ भी अगर नेशनल इनकम में हम जोड़ पाते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। देखो जैसे कि मार्केट एक्टिविटीज़, कुछ आपने बनाया, प्रोडक्शन किया, या फिर आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Non-economic activities are that do not add the national income. For example, an individual performing domestic chores. आप अपने बच्चों के लिए खाना बनाओ, आप अपने बच्चों के कपड़े धो, उनको स्कूल की होमवर्क करवाओ, ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। बट वही आप हॉस्टल में बच्चों को खाना बनाकर खिला रही हो, या फिर आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आपको उससे सैलरी मिल रही है, राइट। बट अगर आप अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसका कोई फी नहीं देने वाला है, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। जहाँ सैलरी कम होती है, जहाँ पगार कम होती है, वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा क्यों रखा जाता है। Education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. Due to gender discrimination, women are generally denied the education and the necessary skills to become worthy contributors to the national income. Means देखो, महिलाओं को सबसे पहली महिलाओं के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बचपन में उन्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को, स्पेशली वुमेंस को, चिल्ड्रंस को, जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, उनको एजुकेट नहीं करते, उनको घर से बाहर नहीं भेजते, और ऐसे में क्या होता है कि उनको स्किल्स नहीं मिल पाती, उनको उनकी क्षमताएं जो हैं वो दबी रह जाती हैं, उनको अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाती, और ऐसे में वो सिर्फ ऐसे काम कर पाती हैं जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि चॉकलेट के पैकेट्स को रैप करना, ठीक है ना, या फिर किसी चीज़ को बांधना, या फिर कुछ सिलाई बुनाई का काम करना, ऐसी चीज़ें। तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको हार्ड लेबर, महिलाओं को ऐसा समझा जाता है कि वो मेहनत का काम नहीं कर सकती, ठीक है ना, इसलिए उनको सैलरी
कम दी जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना, मतलब लड़का लड़की के आधार पर या मैन वुमन के आधार पर भेदभाव करना कि ये मैन है तो सुपीरियर है, ये स्ट्रांग है, और ये वुमन है तो ये वीक है, कमज़ोर है। तो ऐसी सोच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। ठीक है। और महिलाओं को पढ़ाने पर वो क्या हो सकती हैं, स्किलफुल हो सकती हैं, और नेशनल इनकम में वो भी अपनी भागीदारी निभा सकती हैं। एज अ रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मियर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। इसीलिए जब महिलाओं को आप नहीं भेजते हो, उन्हें कितने पेरेंट्स हैं जो आज भी अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से पहले 10 बार सोचते हैं, स्पेशली गर्ल्स को। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे भी डरते रहते हैं कि पता नहीं मैं अकेले कैसे करूँगा, अकेले कैसे जाऊँगी। तो उनकी जो स्किल्स हैं वो लो होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, और इसीलिए उन्हें पैसे भी कम दिए जाते हैं। नंबर 9, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। Unemployment is a situation in which people are able and willing to work at the going wages cannot find job। मतलब एक इंसान के पास, मान लो कि वो एजुकेटेड भी है, ठीक है, साथ में वो हेल्दी भी है, ठीक है, और वो कैपेबल है आपका काम करने के लिए, वो आपका काम करने के लिए सक्षम है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, आपके पास काम ही नहीं है, देश में काम ही नहीं है कि वो काम करे, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है काम करने की। तो इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जो काम करने के लायक हैं, एबल हैं, और विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज अनएम्प्लॉयड if he or she is part of the workforce of a country and is capable and willing to work for payment but is unable to do so। वो चाहता है कि काम करे, वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊँ, देश के लिए वर्कफोर्स बनूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप्स भी मिल गए हमें। ठीक है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि व्हेन मोर पर्सन्स आर वर्किंग इन ए जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब काम है सिर्फ 2 लोगों का, लेकिन काम कर रहे हैं 4 लोग। ठीक है। तो ये क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको एग्जाम्पल देकर मैंने बताया था कि एक खेत है, ठीक है, जिसमें सिर्फ उसके पापा काम कर सकते थे पूरे फील्ड में, लेकिन कोई काम नहीं है उनके बच्चे के पास, तो उनका सन और उनकी वाइफ वो भी खेत में ही इन्वॉल्व रहती हैं। अगर सन को कहीं जॉब मिल जाती, ठीक है, तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ मिलकर खेती को अच्छे से संभाल सकते थे, बट कोई काम ना होने की वजह से सन भी इसी काम में इन्वॉल्व है। तो ये कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी 8 पीपल आर एंगेज्ड बट दिस वर्क एक्चुअली रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल, यानी कि 5 लोगों की ज़रूरत है किसी खेत में काम करने के लिए, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये डिसगाइज्ड है। ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि एक सीज़न में तो वो काम करते हैं बट दूसरे सीज़न में उनको काम नहीं मिलता है। ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो एक खेत है, तो कभी कभी धान बोने के लिए या गेहूं बोने के लिए लेबर्स रखे जाते हैं, और फिर उन्हें काटने के लिए लेबर्स रखे जाते हैं। कुछ लेबर्स को काट कर घर पे सारा अन्न ले जाने के लिए भी रखा जाता है, बट ऐसे लेबर्स को साल में सिर्फ 2 बार ही तो मिलेगा मौका। साल में 2 बार ये बो सकते हैं, 2 बार काट सकते हैं और 2 बार ढोकर घर तक ले जा सकते हैं। बाकी का पूरा सीजन जब खेत में धान मतलब छोटे से बड़ा होता है, ग्रो करता है, एट दिस टाइम ये लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इनके पास जॉब नहीं होती है। तो ऐसे लेबरर्स को
अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल लेबर्स फाइंड वर्क ओनली ड्यूरिंग द बिजी सीजन्स। सोविंग यानी कि बीज बोना, हार्वेस्टिंग यानी कि काटना, बीज वगैरह निकालना और थ्रेसिंग करने के समय इनको यूज किया जाता है और बाकी के समय ये फ्री रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। पढ़ने लिखने के बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है भारत में और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये बताइए। Educated unemployment is the situation wherein a number of youth and matriculation, graduation and postgraduate degrees are not able to find suitable jobs। यानी किसी ने मैट्रिक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी उसे सूटेबल जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस। Employment generation in various sectors is not keeping pace with the number of educated people coming out of educational institutions। मान लीजिए कि एक स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, हर साल कम से कम 80 बच्चे हैं जो एक स्कूल से मैट्रिक पास होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से 100 बच्चे एक कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। अब 100 बच्चों के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ 30 बच्चों के लिए काम है, तो बाकी के 70 बच्चे कहाँ जाएंगे? यही प्रॉब्लम है। भारत में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इंडिया हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो क्या मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन की। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिक सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, और कुछ स्किल्स ऐसी भी स्कूल्स में सिखाई जानी चाहिए जिससे बच्चों को बाहर जाकर एक्सपीरियंस के लिए इधर उधर ना घूमना पड़े और वो डायरेक्ट जाकर किसी भी अच्छी जगह पर जॉब पा सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भारत किस फील्ड में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता है? इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। एग्रीकल्चर इज मोस्ट लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत भी होती है। व्हेन द एफिशिएंट एंड इक्वालिटी पैकेजिंग happens with agricultural product that it can generate a lot of employment opportunities। मतलब देखिए, पहले तो खेत में काम करने वाले लेबर्स चाहिए, राइट? फिर उस अनाज को अच्छे से स्टोर करने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए, उस स्टोर्ड अनाज को प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोग चाहिए, फिर उस मतलब ट्रांसपोर्ट करने के बाद एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए जहाँ से हर आदमी तक सामान को बेचा जाए। तो इतने सारे लोग सिर्फ क्यों चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के मामले में भारत बहुत अच्छा काम कर सकता है, राइट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जिसको ठीक कर दिया जाए, तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के बाद आप ज़्यादा बेटर जॉब्स मिल सकती हैं। मेक एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल मोर कैरियर ओरिएंटेड। हम बच्चों को पढ़ाते तो हैं, बट क्या आगे चल के वो स्किल्स काम आएंगी या नहीं, ये नहीं बता पाते। वो स्किल्स कहाँ काम आएंगी और कब काम आएंगी, ये नहीं बता पाते। ठीक है, आज भी बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से आज जो एज ऑफ मतलब डिजिटल एज है, उस एज में इंडिया बहुत पीछे रह जाता है। और जिस भी जगह पर अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है वो लोग अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, ये सारे जो जगह है ये काफ़ी ग्रोथ कर रही है, राइट? और साथ ही साथ देखो, पहला
टॉपिक है कि मेक एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल मोर करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, और नॉट ओनली एजुकेटेड बट ऑल्सो रिक्विजाइट्स स्किल्स, जो ज़रूरी स्किल्स हैं जैसे कि कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग हो गई, छोटा मोटा कंप्यूटर का स्किल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमें स्कूल से ही सिखा कर भेजनी चाहिए। छोटा मोटा हार्डवर्क भी सिखाना चाहिए कि हाँ चलो ये काम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें भी उन्हें दिखानी चाहिए। क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस वेयर ईच इंडिविजुअल चूज सब्जेक्ट्स दैट सूट्स हिज और हर एबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि कार को कैसे बनाया जाता है, कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, या फिर कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स आजकल सिखाए जाते हैं, बट थोड़ा सा अच्छे से अगर बच्चों को 5 क्लास 6 क्लास से सिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। बट हमें प्रोग्रामिंग के नाम पे क्लास 9 10 में 6 महीने साल भर सिखाया जाता है बस। तो इस वजह से ठीक है, जैसे कि अभी PMKYC प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रीशियन ऐसे कोर्स सिखाए जा रहे हैं, तो ऐसे कोर्सेज को स्कूल में ही इन्वॉल्व कर देना चाहिए ताकि कुछ बच्चों को बाहर निकलकर ज़्यादा तकलीफ ना हो और वो पढ़ते टाइम भी कुछ अर्न कर सके। ठीक है ना, मान लीजिए कोई ब्यूटिशियन का कोर्स सीख जाता है क्लास 10 तक कोई गर्ल्स है या फिर कोई बॉय है जो ब्यूटिशियन का कोर्स सीख जाता है, तो वो एटलीस्ट किसी की शादी में मान लो 50 लोगों का उसने मेकअप किया, ठीक है, तो 50 लोगों से अगर 200 रुपये भी लिए तो उसने कितने कमा लिए। तो ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन है, वो भी कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ वो काम कर सकता है, अगर उसके पास स्किल्स होगी तब ना। बट ये सारी चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती हैं, सिर्फ मार्क्स मार्क्स मार्क्स, और इस वजह से क्या होता है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच कैपिटल वुड यू कंसिडर द बेस्ट? कौन सा कैपिटल सबसे ज़्यादा बेस्ट है? लैंड, लेबर या फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों में से आपको बताना है। ह्यूमन कैपिटल मेक यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, फिजिकल। बिना ह्यूमन कैपिटल के कुछ भी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कितनी भी महंगी मशीन हो, उसको यूज करने के लिए एक इंसान का ब्रेन जरूरी है। ठीक है, कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, उसे यूज कौन करेगा? एक इंसान ही तो करेगा। द अदर रिसोर्सेज कैनॉट बिकम यूजफुल टू देयर ऑन। सो ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ये बात हम पहले भी एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।